यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आज हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट ऑफ टाइम के बारे में। मेजरमेंट ऑफ टाइम में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि टाइम को बेसिकली मेजर क्यों किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम टाइम को मेजर क्यों करते हैं, टाइम को मेजर करने की ज़रूरत क्या है, और टाइम को किस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजर करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रिसाइज वे में हम टाइम को मेजर कर सकें। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम को अब मेजरमेंट ऑफ टाइम हमें पढ़ना क्यों है, टाइम को हम मेजर क्यों करते हैं, टाइम को मेजर करने से होगा क्या। बेसिकली जिस स्पेस में हम रहते हैं वो स्पेस है थ्री डी स्पेस है, थ्री डायमेंशनल है। जो भी चीजें हमें दिखती हैं वो थ्री डायमेंशनल है, जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस प्रेजेंट होती हैं। ओके, और ये हमें प्रॉपरली वो चीज दिखेगा। तो इसलिए हम ये जो थ्री डायमेंशनल शेप्स है उसको हमेशा मेजर करते रहते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते रहते हैं। अब तो ये टाइम को हमें क्यों मेजर करना है, एक्चुअली क्या है बच्चों, जो फोर्थ डायमेंशन होता है, फोर्थ डायमेंशन होता है वो होता है टाइम। टाइम को हम फोर्थ डायमेंशन एज अ मेजर करते हैं, इसलिए हम लोग को हमेशा टाइम को मेजर करना होता है। टाइम को हम छोड़ नहीं सकते हैं, टाइम रेगुलर इंटरवल्स में बढ़ता रहेगा। इसीलिए टाइम को फोर्थ डायमेंशन रखा गया, और हमें प्रिसाइज होके, जितना प्रिसाइज होके टाइम को मेजर कर सकते हैं उतना मेजर करते हैं। ओके, अब ये तो हुआ कि टाइम को क्यों मेजर करना है हमें। ओके, अब हम चलते हैं टाइम को मेजर किस तरह से किया गया था पहले के समय में। ओके, नाउ बच्चों आप ये चीज ध्यान देना कि पहले के समय में और अब के समय में एक चीज चेंज नहीं हुआ है, वो है अर्थ, सन, मून एंड स्टार्स। इन चीजों का जो रिवॉल्यूशन रोटेशन का जो रिलेशनशिप है, ये आज तक चेंज नहीं हुआ है। ओके, तो उस समय अराउंड 3000 साल पहले मेजर 3000 साल पहले अर्थ को जो हमें जो टाइम को मेजरमेंट करने का जो पहला ये मिला वो है रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, रोटेशन ऑफ अर्थ से हमें पहला ये दिखा कि अर्थ को जो टाइम है उसको उसको एक पूरा दिन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यानी कि अब होता क्या था उस समय में भी, जिस तरह से आज भी जो दिन, जो कोई जब सूरज उगता है और डूबता है वो पूरा एक दिन मानते हैं, और फिर दूसरा दिन जब सूरज उगता है उस समय तक को पूरा एक रोटेशन हम कंसिडर कर लेते हैं। तो उस समय भी कुछ ऐसा ही था। ओके, तो उस समय में भी कुछ इसी तरीके से टाइम का स्टार्ट हुआ था मेजर होना। ओके, लेकिन फिर धीरे धीरे ये ऑब्जर्व हुआ कि जो समय है, जो दिन का जो डे टाइम है, दिन का और रात का समय में चेंज हो रहा है। चेंज होने के और उसके बाद साल भर में जो पूरा एक साल जब हुआ होता, धीरे धीरे क्या हुआ, सीजन्स में चेंज आने लगा। सीजन्स में चेंज आने से साइंटिस्ट को ये लगा कि जरूर ऐसा कुछ होगा कि अर्थ जो है सन का इलिप्टिकल शेप में रोटेट हो रहा है। ओके, जो अर्थ सन का इलिप्टिकल शेप में रोटेट हो रहा होगा, इसलिए हमें गर्मी के समय कुछ समय के बाद गर्मी लगता है, कुछ समय के बाद बारिश होता है, कुछ समय के बाद ठंडी होती है। ओके, और दिन और रात का टाइम में, जैसे गर्मी के समय में क्या होता था, दिन बड़ा होता है रात छोटा होता है, और ठंडी के समय में रात बड़ा होता है दिन छोटा होता है। तो साइंटिस्ट को ये भी लगा कि जरूर है कि अर्थ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल से 26 डिग्री एक्सिस पर रोटेट करता है। ओके, तो धीरे धीरे करके इस तरीके से टाइम को मेजर करना शुरू किया हुआ। ओके, और उसके बाद फिर जब मून का फेजेस ऑफ मून को हम देखा गया उस समय, तो फेजेस ऑफ मून में ये दिखा कि मून भी जरूर है कि अर्थ के चारों तरफ जरूर घूम रहा होगा, ताकि वो फेजेस ऑफ मून से हमें टाइम का और ज्यादा टाइम का, जैसे एक महीना जैसे होता है ना 14 डेज के बाद फुल मून, नो मून, तो उस समय में भी कुछ इस तरीके का सोच से वो जो जो मंथ है उसको कैलकुलेट करते थे कि हाँ इतना दिन में मून, फुल मून बना, अब नो मून हुआ, फिर फुल मून हुआ, फिर नो मून हुआ। तो इस तरह से टाइम को मेजर करने का शुरुआत हुआ। ओके,
अब हम ये देखेंगे कि टाइम जब था वो उसका पहला घड़ी किस तरीके का बना था। ओके, तो अराउंड 1600 160 बीसी 200 बीसी तक में हमें फर्स्ट सनडायल मिला। यूनिवर्सल सनडायल था, जो किसी भी जगह पर ले जा करके रख करके हम टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर, एक्यूरेटली मतलब आज के समय से एक्यूरेटली नहीं, उस समय के हिसाब से वो एक्यूरेटली मेजर कर सकता था। जो पूरा पूरा एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं, ओके, बट इतना मेजर कर लेता था कि हमको टाइम उस समय के समय बताया जा सके। ओके, और उस समय जो ये थे, जो इस ढंडाल को इन्वेंट करने वाले थे जो वो इजिप्शियंस थे। ओके, नाउ अब क्या हुआ कि उन लोगों ने पूरा एक दिन को 24 आवर्स में कन्वर्ट किए। ओके, तो 24 आवर्स में से जो 10 घंटे थे उन्होंने डे टाइम के लिए रखा, और 12 आवर्स जो था वो नाइट टाइम के लिए रखा। अब बच गए, ये तो हुआ 22 आवर्स। अब एक दिन में तो 24 आवर्स होते हैं, तो अब बचा हुआ तो 2 घंटा कहाँ गया। तो उन्होंने स्टार्टिंग जो डे का जब स्टार्ट होता था उसे ट्वाइलाइट 1 घंटा के लिए रखा, और डे का एंड को नाम दे दिया गया लूम। तो इस तरह से एक दिन को 24 आवर्स में डिवाइड किया गया। ओके, ये तो एक कंडीशन था। और एक कंडीशन था 24 आवर्स रखने का, वो है कि एक ही जो जो हमको ऐसा नंबर उन लोग रखे कि ये इसको बहुत सारे नंबरों से डिवाइड किया जा सके। जैसे अगर 24 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 12 आवर्स एंड 12 आवर्स। ओके, 24 आवर्स को और डिवाइड किया जा सकता है, 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जा सकता है, वो है 8 आवर्स, 8 आवर्स और 8 आवर्स। जो यूजुअली जो जॉब का समय होता है 8 आवर्स इन अ डे, तो 8 घंटा 8 घंटा, 3 शिफ्ट, ए शिफ्ट, बी शिफ्ट, सी शिफ्ट, इस तरीके से 3 शिफ्ट चलता है। तो ये भी नंबर उसको रिप्रेजेंट करता है कि हाँ, अब इसको हम फोर फोर पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स। तो ये 24 नंबर जो ऐसा नंबर है कि ये इतने घंटे में इसको डिवाइड भी किया जा सकता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है 24 का। ओके, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था कि टाइम को एक दिन को 24 आवर्स किस तरह से रखा गया, कैसे आया, इजिप्शियंस ने उस समय किस तरह से रखा था। फिर धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजीज आगे बढ़ती गई तो हमें फिर ये सैंड जो क्लॉक है ये मिला। ये सैंड क्लॉक क्या करता था कि ये सैंड हर एक घंटे को मेजर करता था, हर एक घंटे को मेजर कर सकता था। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो दो सैंड पार्टिकल्स है, कुछ समय के बाद दो सैंड पार्टिकल्स एक दूसरे पर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्रिक्शन हो रहा होगा, जब निकलता है ना तो यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट होता है। तो दो फ्रैक्शंस, दो ये सैंड पार्टिकल्स के बीच में देखो, यहाँ से घसकता है एक एक करके, जब घसकेगा नीचे नीचे करके तो क्या होगा, इससे फ्रिक्शन क्रिएट होगा और इसका साइज छोटा होता जाएगा। जब साइज छोटा होगा तो इसमें ज्यादा से ज्यादा सैंड का रेट ऑफ फ्लोर इंक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा कि ये 1 आवर जिस समय में होना था उससे जल्दी ये 1 आवर शो करने लग जाएगा। तो ये भी एक्चुअल टाइम देना फिर धीरे धीरे बंद हो गया। फिर उसके बाद फिर टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, तो फिर मैकेनिकल क्लॉक कुछ इस तरीके का आया, और फिर हम एक दिन को 24 घंटे में तो मेजर करते थे, उसके बाद 1 घंटे को 60 मिनट्स और 1 मिनट को 60 सेकेंड्स में मेजर करने लगे, काउंट करने लगे। ओके, अब इसमें एक प्रॉब्लम था। इसमें भी क्या प्रॉब्लम था कि ये तो ठीक है, लेकिन ये जो सेकंड है, ये सेकंड बहुत छोटा वैल्यू होता है। तो 1 सेकंड को एकदम प्रिसाइज वे में कैसे मेजर किया जा सकता है, ये फिर धीरे धीरे डेफिनेशंस में चेंजेस आता गया, जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती गई, जैसे जैसे रिसर्च बढ़ती गई। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कौन सा डिवाइसेस, जो हम एक्चुअली डिवाइसेस तो बहुत सारी हैं टाइम को मेजर करने, बहुत बहुत सारी हैं, लेकिन जो आपके सिलेबस में है, जो इंपॉर्टेंट है, हम उसी पर डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं जो डिवाइसेस, किस तरह का डिवाइसेस थी उस समय मेजर करने के लिए। ना डिवाइसेस मेजर करने से पहले हम ये देखते हैं कि 1 मीन सोलर सेकेंड एक्चुअली होता क्या है। एक्चुअली बच्चों, जब आप 1 डे इक्वल्स टू 24 आवर्स होता है। ओके, तो ये 24 आवर्स को अगर आप सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 24 आवर्स को मिनट्स में कर दोगे 60 से मल्टीप्लाई करके, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इतना सेकंड मिल जाएगा। तो एक दिन में कितना सेकंड हो गया, 86,400 सेकंड्स हो जाता है। ओके, तो ये इतना एक दिन का सेकंड है। तो 1 सेकंड कितना हो जाएगा, 1/86400 ऑफ अ डे।
तो एक दिन का जो एक दिन में अगर होगा तो ये इतना पार्ट ऑफ अ सेकेंड होगा। तो इस तरीके से एक दिन का इतना पार्ट ऑफ अ सेकेंड मीन्स एक दिन को, वन डे को हम इतना पार्ट्स में 86,400 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यही बताया गया वन मीन सोलर डे में कि आप एक दिन को 86,400 पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। ओके नाउ अब ये तो हुआ मीन सोलर डे। अब हम देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट डिवाइसेस है। फर्स्ट डिवाइस है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। ओके ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, इससे पहले मैकेनिकल क्लॉक्स वगैरह भी थी जिसे आप चाबी दे करके करते थे। हम जो पोर्शन में उसी पर डिस्कस करेंगे वो है क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक। क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक, a clock that uses an electronic oscillator that is regulated by quartz crystal to keep time by applying oscillating EMF is called quartz crystal clock। जो आप घड़ी देखोगे ना, जो यूज करते हो, यहां पर क्वार्ट्ज लिखा होगा, यहाँ पर क्वार्ट्ज लिखता है। तो ये जो क्वार्ट्ज लिखता है इसका मतलब है कि वो घड़ी जो है वो क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक है। और क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्लॉक दिखता क्या, क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिखता कैसा है, कुछ ऐसा दिखता है। अब इसका खासियत कैसा है, इसका यूज कैसे होता है मैं बताता हूं। देखो इसका ये खासियत है कि आप अगर इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, आप इसे अगर एक बैटरी से कनेक्ट कर दोगे तो क्या होगा, इसमें वाइब्रेशंस क्रिएट हो जाएगा और ये वाइब्रेट करना चालू करेगा। और ये वाइब्रेशंस एक सेकंड में कितना पार्ट्स होगा, ये इतना पार्ट्स होगा, 32,768 हर्ट्ज के बराबर होगा। तो जब ये क्लॉक बनाया गया तो उसके बाद बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप होने लग गए। और वो इंस्ट्रूमेंट्स थे रेडियोज, माइक्रो प्रोसेसर एंड वॉचेस। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या था कि इसमें भी कुछ एरर्स थी, इसमें भी हमें कुछ एरर्स मिला। ओके वो एरर क्या था कि दो जो क्वार्ट्ज क्लॉक है, जो वॉचेस है जो बनाई जाती हैं आजकल, जो वॉचेस बनाई जाती हैं वो किस तरह से वो भी मैं बताऊंगा। जो दो वॉचेस है वो क्या होता है, दो क्लॉक है वो एक फ्रीक्वेंसी पे कभी काम नहीं करेगा, हमेशा मैच नहीं करेगा, हमेशा मिसमैच रहेगा। प्रॉब्लम यही था इसमें। और एक साल में वो 5 माइक्रोसेकंड का एरर भी शो करेगा। ये 5 माइक्रोसेकंड का एरर क्यों शो करता है मैं बताता हूँ। देखो आप अगर कंप्यूटर यूज कर रहे होगे तो कंप्यूटर में देखना, कंप्यूटर में देखना कि ये लैपटॉप हो, कंप्यूटर होगा जो डेस्कटॉप वगैरह, तो लैपटॉप वगैरह 2.4 गीगाहर्ट्ज पर वर्क करता है। इसका जो प्रोसेसर होता है ना, इसका फ्रीक्वेंसी 2.4 गीगाहर्ट्ज होता है। गीगा मतलब 2.4 इंटू 10⁹ हर्ट्ज के बराबर होता है। देखो यहाँ पर लगभग लगभग लाइट का स्पीड के बराबर है। ओके तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये बहुत कम फ्रीक्वेंसी है इसके हिसाब से अब जो हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके इसलिए क्वार्ट्ज क्लॉक एक साल में इतना सेकंड का मिसमैच शो करता है। और ये मिसमैच हम लोगों के लिए तो लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, एक सेकंड भी आगे पीछे हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल रियल टाइम में जब हम आगे पढ़ेंगे और कोई और क्लॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्लॉक इतना पीछे क्यों है। ये क्लॉक एक्चुअली बहुत पीछे है। ओके इसे बार बार इसको ठीक करना पड़ता है। ओके अब इसे बनाया क्या जैसे कैसे जाता है, जो डायल होता है ना, डायल के पीछे देखोगे तो इसको कट करके एक एक फोर्क, ट्यूनिंग फोर्क के शेप में बना दिया जाता है और इसको कनेक्ट कर दिया जाता है एक ईएमएफ से, एक बैटरी से, यहाँ पर छोटा सा बैटरी। और उसके बाद क्या करता है, ये इतना टाइम्स वाइब्रेट करता है, तो इतना टाइम्स वाइब्रेट करता है तो वो एक सेकंड होता है हम लोग का घड़ी में, इस तरह से ये एक सेकंड शो करेगा। तो ये काम है क्रिस्टल क्लॉक का। और इसमें ये एरर्स होने की वजह से हम हर जगह नहीं यूज कर सकते हैं क्रिस्टल क्लॉक को। ओके तो ये पर्टिकुलर चीज में ही यूज होते हैं, बेसिकली अब वॉचेस में यूज होने लगे हैं क्योंकि और प्रिसाइज वे में हम सेकंड को मेजर कर सकते हैं। इसलिए पहले सेकंड्स को, पहले के समय में जब ये क्वार्ट्ज क्लॉक ही था सिर्फ, तो हम सेकंड को इसका क्रिस्टल क्लॉक के टर्म्स में एक सेकंड को डिफाइन कर सकते थे। लेकिन अब जब हमारे पास नया इंस्ट्रूमेंट आया है वो इंस्ट्रूमेंट है एटॉमिक क्लॉक्स। तो एटॉमिक तो अब हम सेकंड को क्या किए, एटॉमिक क्लॉक्स के टर्म्स में हम डिफाइन करने लगे। अब ये एटॉमिक क्लॉक होता क्या है, देखो इट रीड्स द वाइब्रेशन ऑफ एटम्स। ये क्या करता है, हर एटम में खुद का वाइब्रेशन होता है। वाइब्रेशन कब होता है, जब कोई एटम एक एनर्जी शेल से छोड़कर दूसरा एनर्जी शेल में आ जाएगा। जब कोई भी एटम एक एनर्जी हायर हो चाहे लोअर हो, ओके ये हायर लेवल ये लोअर लेवल, हायर हो चाहे लोअर लो,
वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो हायर लेवल से लोअर लेवल पर आएगा तो वो क्या करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा। तो वो एनर्जी कितना होगा, वो एनर्जी बराबर होगा प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू फ्रीक्वेंसी। अब देखो यहां पर फ्रीक्वेंसी मिला ना, तो यही फ्रीक्वेंसी काउंट किया जाता है उस एटम का। और इससे, और ये फ्रीक्वेंसी बार बार रैपिड वे में होता है, बार बार पीरियोडिक होता है। और जो चीज पीरियोडिक होता है तो उसको हम टाइम से मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम, तो टी इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। उसका इन्वर्स कर देंगे तो हमको टाइम पीरियड मिल जाएगा उस फ्रीक्वेंसी का। समझ आया? तो इस तरीके से एटॉमिक क्लॉक्स को एज एटम्स को एज अ क्लॉक यूज किया गया। ओके, और जिसमें बेस्ट नोन एटम था वो है सीजियम एटम। ये सबसे स्टेबल एटम होता है। ओके, और इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशन हमें मिलेगा, क्योंकि इसमें 1 सेकंड में इतना स्टेबल होता है कि ये इतना अच्छा वाइब्रेशन शो करेगा कि इसका वाइब्रेशन अराउंड 919 करोड़ 26,31,770 हर्ट्ज। इट मींस कि आप 1 सेकंड को, 1 सेकंड को, ये पूरा 1 सेकंड सपोज ले लिए, तो 1 सेकंड को इतना पार्ट्स में आप डिवाइड कर सकते हो। सोचो कितना छोटा 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 डिविजन होगा 1 सेकंड को। इसलिए ये एटॉमिक क्लॉक इतना प्रिसाइज है। और इसका यूज क्या है पता है? इसका यूज हम करते हैं जीपीएस सिस्टम्स में और लाइव टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट करने में। जो सैटेलाइट्स जो साइंटिस्ट भेजते हैं स्पेस में, वो उसमें यही एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया जाता है रियल टाइम व्यू लेने के लिए। अगर सपोज यहाँ पर कोई लाइव मैच चल रहा होगा और आप अपने घर में उसे देख रहे होगे, अगर इंग्लैंड में लाइव मैच चल रहा होगा, इंडिया इंग्लैंड का, तो आप घर में इजीली देख सकते हो थ्रू दिस एटॉमिक क्लॉक। ये इतना रियल टाइम आपको देगा। अभी देखो यहाँ पर आप अगर चेक करोगे, ध्यान से देखना, वो जो हम इससे पहले क्रिस्टल क्लॉक पढ़े थे, वो हमको मिला था कुछ किलो हर्ट्ज में। ओके, और अब देखो यहाँ पर हमको इसका फ्रीक्वेंसी है 9.19 गीगा हर्ट्ज। और हम जो प्रोसेसर कंप्यूटर्स लैपटॉप में यूज करते हैं अराउंड 3 to 4 गीगा हर्ट्ज या 2 पॉइंट कुछ लगभग गीगा हर्ट्ज में हम लोग यूज करते हैं। सोचो कितना फास्ट है ये, इसका वाइब्रेशंस कितना ज्यादा है। इसलिए ये मोस्ट एक्यूरेट क्लॉक है मेजर करने के लिए। और ये बेसिक इसका सेटअप है। इस तरीके से इसको क्लॉक को जब जब रिसर्च होता है उस पर बेस, तो इस तरीके का सेटअप यूज करके इसका वाइब्रेशंस को मेजर किया जाता है। ओके, तो ये बेसिक फंडा था एटॉमिक क्लॉक्स का। और ये एटॉमिक क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें सीजियम, याद रखना बच्चों, सीजियम 133 एटम को ही यूज किया जाता है। ओके, और इसका भी, ये भी जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, यही यूज करके एनर्जी जो प्रोड्यूस करता है, और यहीं से ये जो फ्रीक्वेंसी है कैलकुलेट किया जाता है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ क्लॉक है, वो है रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब रेडियो एक्टिव डेटिंग होता क्या है? इट इज यूज टू डेट अ वेरी लॉन्ग लिव्ड ओल्ड रॉक्स, फोसिल्स एंड अर्थ और कार्बन। तो धीरे धीरे क्या होता है, कोई भी चीज का हम एज पता कर सकते हैं रेडियो एक्टिव डेटिंग से। ओके, हम लोग के पास जो भी नेचुरली ऑब्टेन्ड चीज है, हमें तो एक कोई, अब कोई सपोज कोई बच्चा अगर बर्थ लिया, उसका डेट ले, और जब तक उसका डेट हुआ तो उससे हम उसका लॉन्ग लाइफ कितना वो जिया, वो पर्टिकुलर पर्सन, वो पर्टिकुलर एनिमल, वो पर्टिकुलर पेड़ कितना साल तक जिया, वो पता कर सकते हैं। लेकिन जो चीज हमसे भी पहले से है, उसको कैसे मेजर करेंगे? तो उसको मेजर करने के लिए रेडियो एक्टिव डेटिंग को यूज किया जाता है। ओके, और रेडियो एक्टिव डेटिंग का बेसिकली 2 पार्ट्स है। और वो 2 पार्ट्स है, कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग। कार्बन डेटिंग यूज करके हम जो फोसिल फ्यूल्स का है उसका एज, फोसिल्स का, बेसिकली फोसिल फ्यूल्स नहीं, सिर्फ फोसिल्स का एज पता कर सकते हैं। ओके, और अर्थ का जो, अर्थ कितना ईयर्स का हो चुका है, वो है अप्रोक्सीमेटली 4 × 10⁹ ईयर्स अब तक अर्थ का हो चुका है। और वो पता चला है, वो हम लोग किस मेथड से यूज किए हैं, यूरेनियम डेटिंग का मेथड से यूज करके इसे निकाल सकते हैं, अर्थ का कितना साल का हो चुका है, अर्थ का एज। ओके, तो ये बेसिक फंडा था टाइम के बारे में। इस तरह से टाइम को मेजर किया जा सकता था। बेसिकली ये डेटिंग भी एक टाइम का मेजरमेंट ही तो है। एज को मेजर करना मतलब कितना टाइम हो चुका है उस चीज को, बॉर्न हुए, तो वही चीज होता है डेटिंग।
ठीक है, तो यहाँ पर भी टाइम का ही मेजरमेंट हुआ। आप ये मत सोचना कि यहाँ पर टाइम का कैसे मेजरमेंट हुआ है। ओके, तो ये बेसिक फंडा था अबाउट टाइम, मेजरमेंट ऑफ टाइम को इस तरीके से हिस्ट्री में और अब में हम किस तरह से यूज करते आए हैं। अब तो बहुत सारे मैकेनिकल क्लॉक्स है, एनालॉग डिजिटल बहुत सारे क्लॉक्स हो गए हैं जिससे हम टाइम को मेजर कर सकते हैं। और टाइम का मेजरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फोर्थ डायमेंशन हो गया है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल आज के लिए बस थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि ये फ्री एजुकेशन सबको मिलता रहे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।